इसमें क्या होता है, when two elements combine to form two or more compounds, then in two compounds the weight of one of the element which combined with fixed weight of the other bear a simple whole number ratio। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं। अगला जो है वो है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन का। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन में क्या होता है कि when two different elements combine separately with the same weight of the third element, the ratio in which they do so will be the same or some simple multiple of ratio in which they combine with each other। मैं यहाँ पे लॉ लिख देती हूँ, आप इनको कॉपी करेंगे, उसके बाद हम एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। when two different elements combine separately when two different elements combine separately with the same weight of the third element, the ratio in which they do so will be the same or some simple multiple of the ratio in which they combine with each other, क्या लॉ कहता है? लॉ कहता है कि when two different elements combine separately with the same weight of the third element, the ratio in which they do so will be the same or some simple multiple of the ratio in which they combine with each other। अब क्या होगा कि हम एग्जाम्पल्स के तौर पे ले सकते हैं कि सल्फर और ऑक्सीजन क्या करता है, रिएक्ट करके, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिखती हूँ सो दैट आपको थोड़ा क्लैरिटी मिलेगा इस लॉ से रिलेटेड। पहले आप लॉ को कॉपी कर लेंगे। अब क्या है कि कार्बन एंड सल्फर रिएक्ट सेपरेटली विथ ऑक्सीजन टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। अब यहाँ पे कार्बन और सल्फर दो एलिमेंट हैं अलग अलग, बट ये दोनों ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। अब इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड में कितना वेट है, कितना पार्ट है, यहाँ पे 12 ग्राम कार्बन रिएक्ट हो रहा है 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ, और 16 ग्राम ऑफ सल्फर रिएक्ट कर रहा है 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ। अब इसी के साथ जब हम देखेंगे तो ये जो कार्बन है वो सल्फर के साथ भी रिएक्ट करके कार्बन डाइसल्फाइड बना रहा है, CH2 12 ग्राम कार्बन एंड ये 32 ग्राम ऑफ
सल्फर 16 इंटू 2 सल्फर है, सल्फर 32 नहीं होगा यहाँ पे एक सल्फर होगा 32 ग्राम, और ये यहाँ पे सल्फर 2 सल्फर है तो वेट वाइज हो जाएगा ये 64 ग्राम। एक सल्फर का एटॉमिक नंबर है 16 और एटॉमिक मास अप्रॉक्सीमेटली 32 ग्राम होगा, और ये ऐसे करके रिएक्ट करेगा। तो ये रेसिप्रोकल जब आप देखेंगे तो ये एक दूसरे से रेसिप्रोकल होगा और इस प्रोपोर्शन में ये रिएक्ट करेगा। तो 2 एलिमेंट है कार्बन एंड सल्फर, और ये दोनों कॉमन एलिमेंट के साथ रिएक्ट करेंगे, बट आपस में भी ये दोनों क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ये दोनों कॉमन एलिमेंट है बट ये आपस में भी रिएक्ट करके कार्बन डाइसल्फाइड दे रहे हैं। तो ये था 4th लॉ और लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। अब इस चैप्टर में जो लास्ट लॉ जो बचा है वो है गे-लुसाक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। गे-लुसाक्स लॉ हमेशा हम गैसियस जो एलिमेंट्स हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं। जनरली ये गैसियस, जब भी हम वॉल्यूम की बात करेंगे तो उसमें हम गैसियस रिएक्टेंट्स को लेंगे, और जब भी हम मास और वेट की बात करेंगे तो उसमें हम सॉलिड रिएक्टेंट्स की बात करेंगे। तो 5th जो लॉ है वो है गे-लुसाक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। कंबाइनिंग वॉल्यूम इसमें है अंडर सेम, पहले मैं लॉ लिख देती हूं, अंडर सेम टेम्परेचर, अंडर सेम कंडीशन of temperature and pressure, whenever gases react together, whenever gases react together, the volume of the reacting gases, as well as the product, bears a simple whole number ratio, as well as the product bears a simple whole number ratio। ये क्या कहता है, ये लॉ कहता है कि अंडर सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, अगर टेम्परेचर प्रेशर का जो कंडीशन है वो सेम रहेगा तो उस केस में क्या होगा कि जब गैसेस रिएक्ट करेंगे तो जो वॉल्यूम हमने रिएक्शन का लिया है वही वॉल्यूम हमारा प्रोडक्ट का भी होगा, और इसका जो रेशियो होगा वो एक क्या होगा, एक सिंपल होल नंबर रेशियो होगा। जैसे हाइड्रोजन रिएक्ट करता है क्लोरीन के साथ तो ये देता है 2HCl, तो यहाँ पे जब आप देखेंगे तो रेशियो इसका होगा 1:1, जो रेशियो है वो 1। यहाँ पे एक मॉलिक्यूल हमने लिया है गैस, एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन लिया है, एक मॉलिक्यूल क्लोरीन लिया है, और हमें कितना मिला है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ HCl, 2 वॉल्यूम। तो इनका जो रेशियो होगा ये होगा 1:1:2। तो ये सिंपल होल नंबर रेशियो को होल्ड करेगा। तो ये था हमारा चैप्टर लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, जिसमें हमने 5 लॉ पढ़े हैं। पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसमें मास को हम बना नहीं सकते हैं और ना ही उनको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, मास को सिर्फ कन्वर्ट किया जा सकता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। दूसरा हमने पढ़ा है लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन, हम किसी भी सोर्स से कोई भी केमिकल कंपाउंड लेते हैं तो उनका जो कॉम्पोजिशन है वो हमेशा सेम रहता है, कॉम्पोजिशन चेंज नहीं होता है। अगली जो चीज़ है, थर्ड लॉ जो हमने पढ़ा वो है लॉ ऑफ मल्टीपल
प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में हमने देखा कि कैसे दो सेम एलिमेंट कैसे अलग अलग कॉम्पाउंड बनाते हैं। फोर्थ लॉ पढ़ा लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन एंड फिफ्थ लॉ हमने पढ़ा गे-लोज़ैक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। तो ये था हमारा सेकेंड चैप्टर जिसको हमने कवर किया। इसमें आपको बस लॉज को अच्छे से पढ़ना है और उनके एग्जाम्पल को समझना है। आप एक क्वेश्चन इस चैप्टर से डेफिनेटली एग्ज़ाम में आते हैं तो आप इजीली उनको आंसर कर सकते हो। एनडीए सिलेबस के हिसाब से केमिस्ट्री बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है। इसमें आप आराम से 15 से 16 मार्क्स गेन कर सकते हो विदाउट एनी, जिसमें बहुत आपको हार्डवर्क करने की ज़रूरत नहीं है। तो जितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप इजीली उनको आंसर कर सकते हो। अब हम जो इसके बाद हम नया चैप्टर पढ़ेंगे वो है हमारा केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग इसलिए मैं पढ़ा रही हूँ पहले, जब केमिकल बॉन्डिंग हम पढ़ लेंगे जितने भी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक पार्ट है वो कवर करके तो हम फिर फिज़िकल केमिस्ट्री जिसका फिज़िकल पार्ट है वो पढ़ेंगे। तो केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे। केमिकल बॉन्डिंग पढ़ने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें मैं डिस्कस करूँगी यहाँ पे, जैसे वैलेंसी। वैलेंसी क्या होती है? वैलेंसी क्या होती है आप सबने पढ़ा है। वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। केमिकल बॉन्डिंग, पहला है वैलेंसी। वैलेंसी क्या होता है? वैलेंसी होता है कंबाइनिंग कैपेसिटी, कंबाइनिंग कैपेसिटी, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम, उसको हम वैलेंसी बोलते हैं। वैलेंसी कैलकुलेट कैसे करते हैं और वैलेंसी क्यों रिक्वायर्ड है? तो वैलेंसी डिपेंड करता है फर्स्ट वैलेंसी डिपेंड करता है एटॉमिक नंबर क्या है, और एटॉमिक नंबर के थ्रू हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। उसके बाद ही हमें पता चलता है कि किसी भी एलिमेंट का, किसी भी एटम का की वैलेंसी कितनी है। तो हम पहले लेंगे एग्जाम्पल। पहले हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि वैलेंसी कैसे लिखते हैं और इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। मेटल्स की वैलेंसी कितनी होती है, नॉन मेटल्स की वैलेंसी कितनी होती है, और किसकी वैलेंसी 4 से कम होती है, किसकी वैलेंसी 4 से ज़्यादा होती है। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। वैलेंसी फर्स्ट वैलेंसी को हम समझेंगे। तो मैं तो देखिए वैलेंसी के लिए हम पहले हम एक एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे। सोडियम सबको पता है एटॉमिक नंबर 11 है। इसका जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो 281। कोई भी एलिमेंट, कोई भी एटम जो भी इस अर्थ पे है वो स्टेबिलिटी चाहता है। और स्टेबिलिटी कब मिलेगा? स्टेबिलिटी उसे तभी मिलेगी जब उसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और नहीं तो 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अब आप बताइए कि क्या सोडियम स्टेबल है? नहीं। कल पिछले क्लास में भी मैंने बताया था कि सोडियम स्टेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और क्योंकि बड़ी ही आसानी से ये इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है, इसीलिए सोडियम को माना जाता है कि पीरियोडिक टेबल में हाईली रिएक्टिव है और इसे हम केरोसिन ऑयल में डुबा के रखते हैं लैब में। तो सोडियम की वैलेंसी कितनी हो गई? 1 देने के बाद सोडियम पे यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये 28 होगा। अब सोडियम स्टेबल है, लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज आएगा कैसे? जब ये किसी एलिमेंट को 1 इलेक्ट्रॉन देगा और उसके साथ बॉन्डिंग बनाएगा। ये हो गई एक चीज़। अब आप बताइए कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, हीलियम की वैलेंसी कितनी है? हीलियम की वैलेंसी एटॉमिक नंबर 2 है तो ये 2 है। हीलियम की वैलेंसी 0 है। क्यों? क्योंकि हीलियम आता है नोबल गैसेस में। नोबल गैसेस है हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड रेडॉन। ये सारे नोबल गैसेस हैं और इनकी वैलेंसी कितनी है? 0। हीलियम की एटॉमिक नंबर 2,
नियॉन का एटॉमिक नंबर 10, आर्गॉन का एटॉमिक नंबर 18 और क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर 34, जेनॉन 54, रेडॉन 86। ये सारे नोबल गैसेस हैं। बट जब आप हायर क्लासेस में जाओगे आपको जेनॉन के, क्रिप्टॉन के कॉम्पाउंड्स मिलेंगे, वो इनऑर्गेनिक में आएंगे। जब आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हायर लेवल में पढ़ोगे तो आपको जेनॉन के, क्रिप्टॉन के कॉम्पाउंड्स मिलेंगे, तो वो अलग चीज़ है। अब मुझे बताइए कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, लिथियम 3 एटॉमिक नंबर 2 1। अब यहाँ पे लिथियम की वैलेंसी कितनी है? लिथियम की वैलेंसी है 1, क्योंकि यहाँ पे ये 1 इलेक्ट्रॉन लिथियम लूज करेगा। अब स्टेबिलिटी अटेंड करने के लिए या तो 2 इलेक्ट्रॉन हो और नहीं तो 8 इलेक्ट्रॉन हो। बट यहाँ लिथियम क्या करेगा? लिथियम एक छोटा सा एटम है। लिथियम को आप ये भी कह सकते हैं कि क्यों नहीं लिथियम 7 इलेक्ट्रॉन को ले सकता है और 8 करके 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट में रख के स्टेबल हो जाता है। नहीं, ऐसा लिथियम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि लिथियम एक छोटा सा एलिमेंट है और छोटे से एलिमेंट को अगर 8 इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन लेने हैं तो उस केस में उसको बहुत सारी एनर्जी देनी पड़ेगी, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो इस केस में लिथियम सोचेगा चलो 7 इलेक्ट्रॉन लेने से अच्छा है एक ही लूज़ कर लिया, एक लूज़ करने से ही स्टेबल में जब मैं हो जाऊंगा तो क्यों मैं 7 इलेक्ट्रॉन लूँ और मुझे उतनी सारी एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इस केस में लिथियम का क्या हो जाएगा? लिथियम यहाँ पे हो जाएगा प्लस और ये 2। सो लिथियम की वैलेंसी हो गई 1। अब मैं ऑक्सीजन पे, ये हमारे मेटल्स की वैलेंसी है। मेटल्स हमेशा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं क्योंकि मेटल्स हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। अब जब बात हम मैग्नीशियम की करेंगे तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2 8 2 8 एंड 2। अब यहाँ पे मैग्नीशियम चाहे तो 6 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, बट अगेन 6 इलेक्ट्रॉन लेने में बहुत सारी एनर्जी देनी पड़ेगी। तो उस केस में मैग्नीशियम क्या करेगा? नहीं, मुझे नहीं चाहिए 6 इलेक्ट्रॉन, मैं 2 इलेक्ट्रॉन को ही किसी को दे देता हूँ और मुझे क्या मिलेगा? ऑक्टेट मिल जाएगा 2+, और यहाँ पे ये 2 8। सो इसकी वैलेंसी हो गई 2, इसकी वैलेंसी हो गई 1। तो मेटल्स की वैलेंसी ऐसे। सिमिलरली एल्यूमिनियम की वैलेंसी अगर मैं पूछूँ तो एल्यूमिनियम है 13, 2 8 3, तो इसकी वैलेंसी हो गई 3। तो यहाँ पे जब हम इसका ये लिखेंगे तो ये 3 + 4 जाएगा 2 8। ये हो गया वैलेंसी मेटल्स का। जब हम नॉन मेटल्स की बात करते हैं तो नॉन मेटल्स में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के एटॉमिक नंबर है 8, तो ये हमें देगा 2 6। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे 6 है, तो ऑक्सीजन 6 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकता है क्योंकि लूजिंग 6 इलेक्ट्रॉन इज अनदर डिफ़िकल्ट टास्क हो जाएगा। तो ऑक्सीजन क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन गेन करना ऑक्सीजन के लिए आसान है, लेकिन 6 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना मुश्किल है। तो इस केस में इसकी वैलेंसी हो जाएगी, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये 2- बनेगा और ये यहाँ पे 2 8 हो जाएगा ऑक्टेट। तो जितने भी नॉन मेटल्स हैं, मैं नाइट्रोजन का भी एग्जाम्पल ले लेती हूँ। नाइट्रोजन 2 5 है, ये भी क्या करेगा? 5 इलेक्ट्रॉन को लूज़ नहीं करेगा। एलिमेंट्स जब कभी भी इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे तो 4 से कम में करेंगे, और जब कभी भी उनको गेन करना होगा तो 4 से ज़्यादा में। सपोज यहाँ पे 4 से ज़्यादा 5 है तो ये गेन करेगा, 5 इलेक्ट्रॉन लूज़ नहीं करेगा। लेकिन अगर यहाँ पे 3 होता तो ये लूज़ करता, एल्यूमिनियम के जैसा। तो यहाँ पे हमारा आ गया N, ये यहाँ पे है नाइट्रोजन और इसने 3 इलेक्ट्रॉन लिया है तो N3- और ये 2 8। तो इसकी वैलेंसी हो गई कितनी? 3, क्योंकि इसने 3 इलेक्ट्रॉन लिया है, और ऑक्सीजन की वैलेंसी हो गई 2, क्यों? क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन को लिया है। तो ये हो गया वैलेंसी। अब वैलेंसी इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि जब तक हम वैलेंसी नहीं जानेंगे तब तक हम बॉन्ड नहीं बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि जितनी वैलेंसी होगी उतनी नंबर ऑफ बॉन्ड वो पर्टिकुलर कंपाउंड, वो पर्टिकुलर एलिमेंट फॉर्म करेगा। सोडियम की वैलेंसी 1 है तो सोडियम 1 बॉन्ड ही बनाएगा। नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी है? -3, तो नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाएगा। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है तो ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा, और मैग्नीशियम की, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 है तो ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम 3 बॉन्ड बनाएगा। अब इसमें है कि बॉन्ड के टाइप्स कैसे होंगे और कैसे हम बताएंगे कि कौन सा एलिमेंट किस तरह का बॉन्ड बनाएगा। तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी हम पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी में हमें क्या बताया गया है?